नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है दुनिया। बड़े देश भी भारत के साथ चाहते हैं व्यापारिक संबंध। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। कहा यूरोपियन यूनियन के साथ की ट्रेड डील, यूएस के साथ ट्रेड डील के बाद बढ़ेगी स्थिरता। कांग्रेस के राज्य में तबाही के कगार पर खड़ी थी बैंकिंग व्यवस्था। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। कहा हमने बैंकिंग सेक्टर में किए कई रिफॉर्म। मुद्रा योजना में बांटे 30 लाख करोड़ से ज्यादा लोन। एनडीए सरकार ने बदली पीएसयूज के बारे में मानसिकता। आज बढ़िया है एलआईसी की परफॉर्मेंस। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। अब हमारे पीएसयूज को मिल रहे हैं बड़े ऑर्डर। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग। पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार वार। कहा देश के लोगों का अपमान करना कांग्रेस का संस्कार। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं हो पाई चर्चा। कांग्रेस ने किया राष्ट्रपति और संविधान का अपमान। अब चर्चा वहां चल रही है कि हम बस न चुक जाए। कल तक चर्चा चलती थी इंडिया बस मिस करता है। अब दुनिया को लगता है अब हम लेट न हो जाए। भारत अब कोई बस मिस नहीं करेगा। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की मचेगी धूम। क्वालिटी पर फोकस करने की अपील। 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला ड्राफ्ट तैयार, बहुत जल्द होगा लागू। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान। 1 हफ्ते के अंदर आएगा जॉइंट स्टेटमेंट। मार्च तक पूरी डील संपन्न करने की कोशिश। ओला उबर को टक्कर देने के लिए पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस भारत टैक्सी शुरू। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया ऐप लॉन्च। सरकार का सर्च प्राइसिंग खत्म होने का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने हाल ही में हुए बड़ी ट्रेड डील्स के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है। बड़े देश भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध चाहते हैं। हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील भी की है। यूएस के साथ ट्रेड डील के बाद स्थिरता बढ़ेगी। देश में हुए इन प्रयासों का नतीजा सबके सामने है। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है। और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है। और पूरा विश्व
खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। आदरणीय सभापति जी, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं तो उसमें मध्यम वर्ग का भी नौजवान होता है, शहर का नौजवान भी होता है, गांव का नौजवान भी होता है, बेटा भी होती है, बेटी भी होती है। और इसलिए उसे टुकड़ों में न देखा जाए। मेरे देश के युवा के सामर्थ्य का हमें गौरव करना चाहिए और उनके लिए पूरा विश्व बाजार अब खुल चुका है। अब उनके लिए अवसर ही अवसर है। और मैं उनको कहता हूं, आइए दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। हिम्मत कीजिए, बढ़िए। देश आपके साथ खड़ा है और दुनिया आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बैंकिंग रिफॉर्म पर बात की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बैंकिंग सेक्टर में कई रिफॉर्म किए गए, साथ ही पीएसयूज की भी कायापलट की गई। कांग्रेस और यूपीए के राज में और आज जो इंडी अलायंस बनकर के बैठे हैं उनके राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी। मैं नया प्रधानमंत्री के पद का दायित्व मुझे मिला, मैं एक देश के मुखिया से मैं मिला, ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने कहा बैंकिंग की दृष्टि से हम कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा पहले एक बार साहब जरा अभी आप नए हो, आपके बैंकों की व्यवस्था का अध्ययन कर लीजिए। हम कैसे हिम्मत करें? एक देश के नेता ने कोई ये जानकारियां थी, उसने मुझे बताया यहां इनको कोई परवाह ही नहीं। यानी प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था को एनपीए के पहाड़ खड़े हो गए थे। जहां भी देखो चर्चा चलती थी, एनपीए का क्या होगा, एनपीए का क्या होगा, कैसे बचेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमने समझदारी से काम लिया। बैंकिंग व्यवस्था के सब कर्ता धर्ताओं को विश्वास में लिया। रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत के साथ रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ढेर सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए और जो सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया। और मुझे याद है किसी एक महाशय बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले ने लिखा था, अगर मोदी सरकार बैंकों में ये कर ले तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। वो काम मैंने आते ही कर दिए थे। आदरणीय सभापति जी, और इन सारी चीजों का नतीजा हुआ बैंकों में जो बीमारी घर कर गई थी, उस बीमारी से बैंकों को मुक्ति मिली। बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा, लगातार सुधरा, अभी भी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एआई और रेयर अर्थ पर भी बात की है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं, हम आने वाले युग को समझ पा रहे हैं। हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, हम एआई मिशन को लेकर के चल रहे हैं। और आज दुनिया मानने लगी है कि एआई मिशन भारत बहुत कुछ दुनिया को दे सकता है। ये विश्वास आज दुनिया में बना है। आज दुनिया में क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ राजनीतिक हथियार बन गया है। हम उस पर फोकस कर रहे हैं ताकि कभी भारत को किसी के पास हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए। मेड इन इंडिया की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अब हमें क्वालिटी पर फोकस करने की जरूरत है। हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज न करें।
मुनाफा कम क्यों न हो, लेकिन क्वालिटी को हम निरंतर उत्तम करते जाएंगे। इनोवेशन करना पड़ेगा, करेंगे। रिसर्च करना पड़ेगा, करेंगे। प्रोडक्ट में मटेरियल बदलना पड़े तो बदलेंगे। लेकिन हम दुनिया में क्वालिटी की दृष्टि से उत्तम हो, तब जाकर के जो आज राजनीतिक दृष्टि से जो निर्णय होते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए हमने पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरे देशवासियों से मैं आज यही आग्रह करूंगा कि आप क्वालिटी के विषय में मेरा साथ दीजिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज न करिए। आप देखिए, दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, इसके लिए गीत गाने लग जाएगी। और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। निशाने पर पीएम मोदी शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। ओला उबर को टक्कर देने के लिए देश की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस भारत टैक्सी आज आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी और इसके ऐप को लॉन्च किया। सरकार का दावा है कि इससे सर्ज प्राइसिंग खत्म होगी और ड्राइवर को पूरा किराया मिलेगा। सहकार टैक्सी की ये शुरुआत 800,000 सारथी प्रतिनिधियों के सामने और कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स के सामने हो रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। ओला उबर को टक्कर देने के लिए आ चुका है भारत टैक्सी। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी कई शहरों में, लेकिन आज सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका आधिकारिक रूप से इसे लॉन्च किया है। और इसकी जो खासियत होने जा रही है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो पैसेंजर हो, दोनों को ही किसी भी तरह के अतिरिक्त कमीशन को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइवर के लिए हर राइड पर एक फिक्स 20 रुपये की फीस रखी गई है जो उसे देना होगा। और दूसरी तरफ जो पैसेंजर है वो उसे किसी तरह की सर्ज प्राइसिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो पीक आवर हो चाहे कितना भी कंजेशन हो। इसके जो फेयर्स हैं वो एक समान होंगे, किलोमीटर के हिसाब से होंगे। साथ ही आने वाले दिनों में से अलग अलग भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए ऐप तैयार किया गया है। अभी ऑलरेडी कुछ शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसे बाकी शहरों में भी लाने की योजना है। और इसमें एक और जो खास होने वाली जा रही है चीज़, आने वाले दिनों में सारथी दीदी का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, यानी कि महिलाएं चाहें तो सिर्फ महिला ड्राइवर को ही चुन सकेंगी। इसकी भी व्यवस्था जो है की जा रही है। फिलहाल कुछ चुनिंदा जगहों पे इसे लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे पूरे देश में विस्तार करने की योजना है। रोहन सिंह, दिल्ली। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है। फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के शेयर में आज दूसरे दिन भी गिरावट रही। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक हैल भारत के एएमसीए प्रोजेक्ट की बोली प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़े हैं हैल के सीएमडी डॉक्टर डी.के. सुनील। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एएमसीए प्रोजेक्ट को लेकर जो खबरें आ रही है कि हैल इस रेस से बाहर हो चुका है, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, पहले तो मैं ये साफ बताना चाहता हूं कि हमारे पास अभी लिखित में कुछ भी नहीं है कि हम एमका के प्रोजेक्ट से आउट हैं। तो 7 लोग थे। अभी जो भी हमने भी देखा है ये बस न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एमका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अभी D&D फेज़ वाला है 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो जो भी कंसोर्शियम सिलेक्ट होगी वो 5 प्रोटोटाइप बनाएगी एडा के साथ। जब प्रोडक्शन के लिए आएगा तो फिर हम अगर हम ये मान लें कि हम इससे बाहर है तो बट प्रोडक्शन के लिए तो हम फिर तैयार रहेंगे। जब 10 साल के बाद ये प्रोडक्शन के लिए आएगा तो जब टेंडर होगा तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे प्लांट्स है, हमारे लोग हैं, हमारे कैपेबिलिटी है, तो हम ज़रूर तब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे हिसाब से ये कोई नेगेटिव नहीं है।
हालांकि हमारे पास अभी राइटिंग में कुछ भी नहीं है, बट अगर हम इससे बाहर भी हुए तो ये तो प्रोटोटाइप फेज है, तो हम प्रोडक्शन फेज के लिए हम फिर पार्टिसिपेट करेंगे और हम कम्पीट करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही सुनील जी, डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला बड़ा है, तो HAL की ऑर्डर बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, आज के दिन हमारे पास 14 एयरक्राफ्ट बन चुके हैं, 5 में इंजन है, 9 में इंजन नहीं है। ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार है और 10 एयरक्राफ्ट अभी वेरियस स्टेजेस में है असेंबली में, और ये फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ये 10 एयरक्राफ्ट भी रेडी हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 26, ये मार्च 26 को हमारे 24 एयरक्राफ्ट रेडी रहेंगे, तो जिसमें 5 इंजन है। तो हमारी उम्मीद है कि जैसे हमने टेक्निकल प्रॉब्लम सब काफ़ी हद तक हमने सॉर्ट आउट किया है, जाता तो हम उम्मीद करते हैं IAF से बात करके कि 5 एयरक्राफ्ट ये बार एक्सेप्टेंस के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये साल में 5 एक्सेप्ट होंगे। और जहाँ तक इंजन सप्लाई के सवाल है, H2 ऑफ कैलेंडर ईयर 26 यानी सेकेंड हाफ में हमारी उम्मीद है कि इंजन आएंगे, और GE से गाइडेंस है कि करीब 24 इंजन ये साल में आएंगे। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसी दवा का साइड इफेक्ट हुआ तो अब आप सीधे DGCI यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से शिकायत कर पाएंगे। इसके लिए फार्मेसी की दुकानों पर एक QR कोड लगाया जाएगा। कैसे होगी ये पूरी प्रक्रिया, बता रही हैं संवाददाता दीपाली नंदा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई दवा खाने के बाद उसका आपके शरीर पर दुष्प्रभाव या फिर एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलता है। एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें चक्कर आना, रैशेस पड़ जाना, घबराहट या फिर वॉमिटिंग जैसी चीज़ें हैं जिसको आपकी बॉडी फेस करती है किसी दवा को खाने के बाद। अब तक कंज्यूमर के पास कोई भी विकल्प नहीं है जिसके जरिए वो इसकी शिकायत सीधा सरकार तक पहुंचा सके, लेकिन अब जल्द ही पूरे देश भर में केमिस्ट शॉप पर, चाहे वह होलसेलर्स हो या फिर रिटेलर्स हो, उनकी दुकानों पर एक PVPI QR कोड लगाया जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी शिकायत सीधा संबंधित विभाग तक पहुंचा पाएंगे। PVPI कोड की बात करें तो इसका मतलब है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, और इसकी शुरुआत हालांकि पिछले साल ही की गई थी, लेकिन अब तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा किसी भी दूसरे राज्य में इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी यूटीज और राज्यों की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को फिर से ये निर्देश दिए हैं कि समय सीमा के अंदर आप इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कराएं, ताकि अगर किसी कंज्यूमर को या फिर पेशेंट को किसी दवा से एडवर्स रिएक्शन होता है तो इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचे और उस जानकारी के आधार पर सरकार आगे की जांच भी करेगी। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।